तो शिव की भूमि पर पार्वती की जीत। बागेश्वर के रण में पुष्कर खिल गया। पुष्कर यानी कमल। बागेश्वर में बीजेपी की पार्वती दास ने मैदान जीत लिया, मगर इस जीत के हार के कई सियासी मायने हैं। वैसे तो पार्वती दास ने बसंत कुमार, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें महज 2500 वोटों से मात दी। पार्वती दास और बसंत दोनों में जबरदस्त जंग रही। आपको बता दें कि बागेश्वर विधानसभा की सीट जहां उपचुनाव हुआ, उसका कारण था पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का निधन। मतलब समझिएगा, चंदन राम दास का निधन हुआ, उसके बाद यह सीट खाली हुई थी और उस सीट पर उनकी पत्नी वहां पर चुनाव लड़ रही थी। जैसे कि आप जानते हैं कि 5 सितंबर को वोटिंग हुई, मतगणना हुई अब, और चुनाव बीजेपी प्रत्याशी ने जीत लिया। अब इसका मतलब समझिए, इस सीट पर कुल मिलाकर 5 उम्मीदवार थे, 5 महत्वपूर्ण। बीजेपी की पार्वती दास ने अपने पति की विरासत को तो आगे बढ़ा लिया, मगर इस चुनाव में एक और दिलचस्प पहलू रहा, हार और जीत के इतर। वो था नोटा, यानी नन ऑफ द अबव। इसका बटन दबाया गया, जमकर उपयोग हुआ। जानते कितना? 1200 से ज्यादा लोगों ने नोटा दबाया। तो फिर यह जीत और हार के इतर एक और सियासी संदेश इसके पीछे छिपा है। और भी बहुत कुछ है इस चुनाव के विश्लेषण में, मगर सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझेंगे कि आखिरकार इस जीत के मायने क्या हैं। कांग्रेस कह रही है सत्ता बल, जिसका दुरुपयोग हुआ, साम दान दंड भेद सब कुछ अपनाया गया। देखिए रिपोर्ट। तो आखिरकार बागेश्वर के रण में पुष्कर खिल ही गया। भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बागेश्वर से विधायक रहे चंदन राम दास के निधन के बाद खाली हुई सीट पर अब उनकी पत्नी की जीत हो गई है। और ये जीत क्या कोई सियासी संदेश दे रही है? सियासत के रण में भावनाओं की आंधी के बीच वैसे तो कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत जबरदस्त लड़े, मगर बागेश्वर में पार्वती के आंसुओं से कमल को खिलने से वो रोक नहीं पाए। पार्वती दास ने करीब 2400 से ज्यादा वोटों से इस सियासत की जंग को जीत लिया। अब इस जीत के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी गदगद है, जश्न मना रही है, जबकि कांग्रेस आरोपों के तीर छोड़ इल्जाम लगा रही है कि सत्ता की ताकत थी जो कांग्रेस हार गई, वरना जीत तो तय थी। मैं सबसे पहले तो बागेश्वर क्षेत्र की महान जनता का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना विश्वास लगातार, जैसे पिछले 4 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी पर व्यक्त करते रहे हैं, आशीर्वाद देते रहे हैं। इस बार फिर से उन्होंने आशीर्वाद दिया है। मैं पार्वती दास जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वे मातृशक्ति की जीत है। हमारी माताओं बहनों का मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, बड़े बुजुर्गों का, नौजवानों का, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की तरक्की के लिए, बागेश्वर को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज उत्तराखंड का और देश का विकास हो रहा है, उस विकास को अनवरत रूप से आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं उन सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो स्वर्गीय चंदन रामदास जी के उस क्षेत्र के लिए सपने थे, जो उनकी आशाएं थी, जिनको उन्होंने आगे बढ़ाया था, उन सभी को हम आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अच्छा माहौल रहा। वहाँ की जनता ने हमको जो समर्थन दिया, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों के प्रति, प्रधानमंत्री जी के कार्यों के प्रति जो उन्होंने एक उत्साह के रूप में मतदान किया है। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण था और अच्छे मतों में चुनाव को जीते हैं।
और ये शुरुआत है। आगामी दिनों के अंदर सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से जीतते आगे बढ़ेगी। कांग्रेस की हार की वजह क्या मानते हैं? देखिए, कांग्रेस आयातित प्रत्याशी लाएंगे, धन बल के आधार पर जब चुनाव लड़ा जाएगा और इस पे ज़्यादा पैसा पैसे के बल पर चुनाव लड़ने की जो पद्धति कांग्रेस द्वारा खड़ी की गई थी, मैं कह सकता हूँ बागेश्वर की जनता ने उसको नकार दिया है और वहाँ पुनः विकास को वहाँ की जनता ने स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी यही हुई है। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 पार्टियां मिलकर हमारे खिलाफ चुनाव लड़ी हैं और फिर भी हम इस चुनाव को जीत के आए हैं, तो कहीं ना कहीं बागेश्वर की जनता ने एक रुझान दे दिया है 24 के लिए भी कि जब 24 में चुनाव होगा तो स्पष्ट रूप से 5 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में जीतेगी। सत्ता बल धन बल का इस्तेमाल किया, यह उनकी जीत नहीं है। निश्चित रूप से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है और हम लगातार कहते रहे हैं, चुनाव के दौरान भी हमने इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकारेण चुनाव जीतना चाहती है और यह सच भी साबित हुआ है। ये लोकतंत्र की हार है और विकास की हार है, नौजवानों की हार है, गरीब मजलूम शोषित वंचितों की हार है। यकीनन बसंत अच्छा चुनाव लड़े, मगर कांग्रेस के लिए बागेश्वर के रण में वो हार का सूखा खत्म करके बसंत नहीं ला पाए। करीब 2400 वोटों से वो चुनाव हार गए, मगर इतिहास के पन्नों को पलटे तो 2022 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट पर चंदन राम दास को 32,000 से ज्यादा वोट मिले थे। तब वो करीब 12,000 वोटों से चुनाव जीते थे, मगर अब पार्वती को जीत तो मिली, मगर महज 2400 वोटों से। खैर, जीत जीत होती है और हार हार, भले ही वो 1 लाख वोट से हो या फिर 1 वोट से। यकीनन बागेश्वर से मिले जनादेश को अब बीजेपी 24 के संदेश का पैगाम बताएगी, तो कांग्रेस इसे सत्ता के दुरुपयोग का नमूना। खैर, जो भी हो, मगर इतना जरूर है कि भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच फासला कम होने की वजह से दोनों ही पार्टी इसे अपनी जीत मानकर चल रहे हैं। तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो शिव की भूमि पर पार्वती की जीत। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी का चेहरा है, इंडिया वाले गठबंधन का हिस्सा है। देवेंद्र भसीन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी का चेहरा है, अनुभवी चेहरे हैं और कुछ ही देर में उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस का चेहरा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होगा। जिन्हें आमंत्रित किया है वो अभी देर से हैं। खैर, भसीन साहब, बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको। आखिरकार पार्वती जी जीत गई जी, लेकिन महज 2400 वोट, महज। आपको हैरानी नहीं हुई? तिलक जी, इस चुनाव के कई मायने हैं जो आपने स्वयं भी कहा। पहली बात तो ये कि चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी और नवगठित इंडी अलायंस के बीच में था। एक तो हमारी पार्टी थी और दूसरी ओर कांग्रेस के उम्मीदवार श्री बसंत कुमार थे, जिन्हें आम आदमी पार्टी का समर्थन प्राप्त था। एक प्रकार से ये एक उत्तराखंड का प्रयोग था कि इंडी अलायंस के साथ भाजपा का मुकाबला हुआ और उसमें हम जीत गए। और नहीं, बसंत साहब, मैं थोड़ा सा फैक्ट क्लियर कर देता हूं। इस चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल और समाजवादी पार्टी अधिकृत रूप से प्रत्याशी उतारा गया था। प्लीज कंटिन्यू। यूकेटी तो इंडिया अलायंस का पार्ट है नहीं, और जो आपने सपा की बात की वो जरूर उसका पार्ट है, लेकिन इसकी उपस्थिति एक प्रकार से नकारात्मक है। प्लीज भसीन साहब का ऑडियो अगर उठा पाए। जी। और दूसरा मैं कहना चाहता था कि एक तो इस चुनाव का पहला संदेश तो ये गया, उत्तराखंड के अंदर जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला हुआ सपा समर्थित अपने आम आदमी पार्टी समर्थित उम्मीदवार के माध्यम से, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी जीती, पहली बात। दूसरी बात, सर, मेरा प्रश्न ये था कि आपको उम्मीद थी कि वो महज 1200 वोटों से जीतेंगी या 2400? माफ करिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको इस बात का भी आकलन करना पड़ेगा कि मत प्रतिशत में भी 6% गिरावट आई है। जो विधानसभा चुनाव के अंदर मत पड़े थे और जिस बार मत पड़े उसमें करीब 6% से अधिक जो है मत कम पड़े। नहीं, तो चंदन राम दास जी 12,000 वोटों से अगर चुनाव जीतते हैं
और इस बार उनकी पत्नी चुनाव लड़ती है, वो महज 2400 वोटों से चुनाव जीतती हैं और उनके निधन के बाद, और आप कह रहे हैं कि हमारी शानदार जीत है। नहीं, जीत तो शानदार है ही है। अच्छा, मैंने कहा ना आपसे, मैं इसलिए कह रहा हूँ तिलक जी, मैं इसका एनालिसिस करना चाहता हूँ। उस जो पहली बार चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वसंत कुमार मैदान में थे। इस बार कांग्रेस के पास अपना कुछ नहीं था। हाँ। तो उन्होंने सपा आम आदमी पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं और जो पिछली बार 11,000 से अधिक वोट ले गए थे, उनको अपने साथ जोड़ा और उन्होंने एक नया कैंडिडेट का खड़ा करने का प्रयोग किया। तो ये जो प्रयोग है, इस बार सीधी सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस में होती है। कांग्रेस को भी मैं इंडी अलायंस ही बोलूंगा, क्योंकि समाजवादी आप जो है उसका समर्थन इसके संग रहा, क्योंकि वसंत कुमार जो है नहीं सर आप जो है वो प्रोफेसर भी हैं, मैं जानता हूं। आप गणित जो समझा रहे हैं ना मुझे, वो आपके छात्र के सर के ऊपर से जा रहा है। खैर, उमा जी बसीन साहब, एक बात सुन लीजिए, मैं एक बात कहना था बस केवल, फिर उमा जी अपना बोलेंगे, मैं सुनूंगा आराम से। हाँ। अगर आप इसको ये टालना चाहते हैं कि इंडिया अलायंस नहीं था, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये अपने आप में मैं स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब कांग्रेस को समर्थन प्राप्त है आम आदमी पार्टी का, अब सिंह साहब, मैं आपको इसी कार्यक्रम में सिद्ध कर दूंगा, इसी कार्यक्रम में। ठीक सर, अभी एक मिनट मैं उमा जी को ले आऊं। सर, मैं जानता हूं मैं पढ़े लिखे प्रवक्ता के सामने बैठा हूं, तो पढ़ लिख कर बैठूंगा सर। आपका छात्र भी अगर है, अगर मानते हैं मुझे अपना छात्र, तो समझिए कि मैं पढ़ के बैठवाऊंगा। एक मिनट, मैं भी आपको आंकड़ों पे बात करूंगा। जी उमा जी, ये कह रहे हैं कि शानदार दिलचस्प जीत है, ये जैसी उम्मीद थी ठीक वैसे ही नतीजे आए, लेकिन 2400 वोट। देखिए तिलक भाई, जितनी चिंता की लकीरें आज मैं सर के माथे पर देख रही हूँ, वही चिंता की लकीरें आज पूरी बीजेपी के माथे पर है। कहने की बात है, देखिए जीत होती है और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी बीजेपी को कि आपके प्रत्याशी वहां पर जीते, लेकिन अगर आप इसका सही एनालिसिस करेंगे तो ये एनालिसिस इस समय दिल्ली में होना शुरू हो गया होगा, अमित शाह जी ने बैठा दिया होगा और अब तक फोन धामी जी के पास भी आ चुका होगा, क्योंकि ये जीत नहीं है। बसंत कुमार जी ने हार कर भी जनता का दिल जीता है। वो हारे जरूर हैं, लेकिन उन्होंने वाकई में आज उनके ऊपर चर्चा है कि बसंत जी ने इतने वोट लेकर आए और ईश्वर उनको दीर्घायु बनाए। उनके स्वास्थ्य की मैं कामना करती हूँ। अगली बार के डेफिनेटली वो विधायक वहां पर होंगे कांग्रेस की तरफ से, या अगर वो किसी दूसरी पार्टी में जाते। पर मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, मेरी शुभकामनाएं सिर्फ उनके साथ हैं कि अगली बार वो बेहतरीन प्रदर्शन। अच्छा, मतलब हार के भी वो जीत गए हैं? बिल्कुल, मैं इस बात को मानती हूँ कि तेरी जीत से ज्यादा चर्चा तो मेरी हार का है। तिलक जी, जीत होती है, चंपावत में जैसे धामी जी जीते थे तो वाकई में जीत थी। हाँ। कांग्रेस की जमाना जब्त हो गई, हम सब भी हैरान थे, हमें इतनी बुरी हार की उम्मीद नहीं थी, लेकिन हाँ। यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी सिर्फ 2,500 वोटों से हारे हैं, तो वो हार कर भी इस समय जनता का दिल जीते हुए हैं और आज उनकी चर्चा आपकी। नहीं, बसीन साहब कह रहे थे कि ये I.N. वाला मसला था क्या वाकई में वहाँ? देखिए तिलक जी, अगर ये वाकई में चिंता की लकीरें बीजेपी के माथे पर हैं, अगर ये वाकई में I.N. और इंडिया का मसला था, तो आप देख लीजिए कि 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है। और मैं चाहती हूँ कि बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें आए, वो तो आ चुकी हैं। कभी आप इंडिया नाम बदलने के लिए कर रहे हैं, कभी आप रिपब्लिक और भारत कर रहे हैं। नहीं अगर किंतु परंतु सोचिए कि जैसे आप लोगों का संगठन एक्टिव नहीं था जी, बुरा मत मानिएगा मैडम, लेकिन जो मैंने देखा मैंने तो वही बोल दिया। एक डिबेट में कहा था कि हमारा वोट जो है वो सारा का सारा कांग्रेस को शिफ्ट होगा। ठीक है, 3.5-4% जो भी वोट था हमारा जो और था, प्लीज अगर फिर तो चेंज कर पाए, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा। अगर कांग्रेस के प्रति उमा जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मगर किंतु परंतु आप लोग भी जाकर बसंत जी के लिए मेहनत कर देते, थोड़ा बहुत ही सही, एक पूर्ण सहयोगी होने के नाते, क्या पता कुछ मदद मिल जाती। कहते ना डूबके को तिनके का सहारा ही काफी। आप लोगों ने तो कहा कि नहीं, ये तो अब वहां दूसरे खेमे में चले गए, हम काहे को मेहनत करें, या फिर वो मेहनत की नहीं है तिलक जी। हम लोगों ने वहां पर कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया, हम लोगों ने कोई डमी प्रत्याशी तक भी वहां पर खड़ा नहीं किया कि चलो ठीक है। नहीं, डमी वाला मसला ही नहीं था ना। मैं कह रहा हूं कि आप लोग जाके मेहनत कर सकते थे ना, वो पूर्ण सहयोगी थे आपके। देखिए, पूरे सहयोगी थे, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। मैंने पहले भी मैडम, शुभकामना से चुनाव थोड़ी ना जीता जाता है। देखिए, मैं यहाँ से बैठ के आपको शुभकामना, आप इतने मेहनती कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। आप प्रदेश अध्यक्ष बने, आप प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे मेरे शुभकामना से। तिलक
तिलक जी, ये चुनाव जो था ये बेसिकली कांग्रेस और बीजेपी के सामने आमने सामने ही ये चुनाव था। वो तो ये है कि अब ये अपनी हार जो 2400 वोटों से जो मामूली जीत इनकी हुई है उसको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हमने इंडिया को हरा दिया और हमारा गठबंधन जीत गया, इंडिया गठबंधन हार गया। जो बसीन साहब कह रहे हैं वो अलग थ्योरी, आपकी अलग थ्योरी है। बसीन साहब प्लीज थ्योरी ठीक करिए, फिर सुरेंद्र जी आखिरकार जुड़ गए हमारे साथ, प्लीज। बसीन साहब कह रही हूँ सर कि इनका जो गठबंधन ये बार बार ये कह रहा है कि हमने इंडिया को हरा दिया, हमने इंडिया को हरा दिया। ये खुद जानते हैं कि कितनी बातें। मैडम मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि आपके पूर्व सहयोगी थे, आप लोग चले जाते तो अच्छा लगता उनको भी कम से कम है। जी चुनाव सीधा सीधा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लड़ा गया। अब अपनी तो मैडम फिर बोलिए ना, बसंत जी से अब हमारा कोई लेना देना नहीं, वो उनके प्रत्याशी माथे पर पसीने तो फिर ये इंडिया गठबंधन वाली बात मत करिए फिर। एक मिनट बसीन साहब। मैं नहीं कर रही हूँ, बसीन जी ने शुरू किया। मैं तो कह रही हूँ कि इसमें तो समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी खड़ा किया, तो कहाँ इंडिया आपके खिलाफ लड़ा है? बसीन साहब मैंने आपसे कुछ कहा था, फिर मैं अग्रवाल जी के पास जा रहा हूँ। हाँ देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा, हाँ। उमा जी जो कह रही हैं तो मैं इसको पिछले चुनाव की तरफ ले जाना चाहूंगा। पहले तो थोड़ा मेरा निवेदन ये है कि सर आंकड़ा थोड़ा सा चेक कर लीजिए। मेरे आंकड़े के हिसाब से 2800 वोटों का मत अंतर है, आप 2400 कुछ कह रहे हैं। इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है मैं गलत हूँ या आपकी गणना में कहीं गलती हो सकती है। खैर वो विषय नहीं है। विषय ये है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जब आम आदमी पार्टी के सारे जो कैंडिडेट की जमानतें जब्त हुई, बसंत कुमार जी 11,000 वोट लिख करके निकले, अब अपने दम पर लेके आए। यानी कि बसंत कुमार अपने आप में आम आदमी पार्टी का चेहरा भी थे और पहचान भी थी। अब वो वही बसंत कुमार अब कांग्रेस में चले जाते हैं और कांग्रेस उनको अपना कैंडिडेट बनाती है। एक उसका स्ट्रेटेजिक मूव है, क्योंकि कांग्रेस के पास अपना प्रत्याशी नहीं था। तो जब उन्होंने बसंत कुमार जी को अपना कैंडिडेट बना लिया, तो बसंत कुमार जी की जो ताकत उस समय आम आदमी पार्टी में लगी हुई थी वो यहाँ लगी। एक बात। दूसरा, अभी उमा जी ने भी साफ करा है कि इन्होंने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, और सच बात तो ये है कि इन्होंने चाहे काम ना किया अलग विषय है, लेकिन इन्होंने एक प्रकार से घोषित रूप से समर्थन दिया हुआ था उनको। तो सीधी सी बात है कि जब आपने समर्थन दे रखा है, आपके प्रत्याशी 11,000 आपने अधूरी थ्योरी समझाई, पूरी समझाइए। पिछली बार कितने चंदन राम दास जी को वोट मिले थे और इस बार उनकी पत्नी को कितने वोट मिले, वो भी बताइएगा सर। मैं आता हूं आपके पास, सुरेंद्र अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगर आप उस पर जाएंगे बारीकी में तो फिर जीत का मतलब नहीं रह जाता। लोकतंत्र के अंदर हम एक वोट से लोकसभा में हारे थे, हमने अटल जी ने इस्तीफा दे दिया था। सर पहली बात तो ये अपने आप में सर उचित नहीं कि चंदन राम अटल जी का जमाना कुछ और था। आज तो दो विधायकों से भी सरकार बन जाती है सर, है ना? मैं तो कह रहा हूं ना आपसे, एक मिनट, जो गणित है हार जीत का, नहीं मैं गणित सर हार का है सर आपके लिए। अगर आप ये कह रहे हो कि मैं कह रहा हूं 3,000 वोट, अगर 3,000 वोट शानदार जीत के तौर पर आप देखते तो वो भी आपको मुबारक, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है सर। खैर सुरेंद्र अग्रवाल जी कैसे सर आप? जीत होती है और तब जीत होती है नहीं सर एक मिनट बसीन साहब, एक मिनट अग्रवाल जी को ले लूं चर्चा में। अग्रवाल जी ये कह रहे हैं जीत तो जीत होती है, चाहे वो 1 वोट से हो या फिर 1 लाख वोट से हो। कह रहे हैं हम तो जीते, आप मानो ना मानो। बसीर साहब तो हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, सबके मित्र तो तब भी खुश होते हैं जब इन्हें सिर्फ एक विधायक इनको मिल पाता है। ये सरकारें बना लेते हैं, सरकारों को तोड़ देते हैं, तब भी खुश होते हैं। देखिए बागेश्वर में पिछला चुनाव 12,000 से ऊपर वोटर जो भाजपा जीती हो, उनकी जीत मात्र 2500 वोटों से हुई है। और ये भी तब है जब सारी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया हो, धन बल, बाहुबल, सारी प्रशासनिक मशीनरी लोगों को वोट डालने से रोकने में लगी हो, यहाँ तक कि लोगों को चुनाव आयोग तक शिकायत करनी पड़ी हो वहां के प्रिसाइडिंग ऑफिसर की। ये तमाम परपंच और हथकंडे अपनाने के बाद मात्र 2500 वोटों से जीत, मैं समझता हूँ जीत नहीं कहा जा सकता। जहाँ पूरा मंत्रिमंडल बैठा हो, वहां पर मुख्यमंत्री ने सारी ताकत झोंक दी हो, तो मैं समझता हूँ बसंत कुमार जी तो हार के भी जीत गए हैं। सरकार का आक्रोश, सरकार के विरुद्ध जो जन आक्रोश था वो परिलक्षित हो रहा था, परंतु सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर कर बेशक जीत गए हों, परंतु यदि बसीर साहब अपने दिल पर हाथ रख के कहेंगे तो ये तो उनकी हार है, ये स्पष्ट रूप से हार है बसीर साहब आपकी पार्टी की। क्योंकि सारी दुनिया ने देखा है, उत्तराखंड ने देखा है कि कितने परपंच किए गए, कितने हथकंडे अपनाए गए वहां पर, उसके बावजूद मात्र 2500 की जीत। मैं समझता हूँ यदि चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना किया गया होता, शराब ना बांटी गई होती, पैसा ना बांटा होता,
तो जनता अपना आक्रोश से इनको जो है बहुत सारे दिखाने जा रही थी वसीम साहब, और जनता ने दिखाया भी है। कांग्रेस के प्रत्याशी की जो भी हार है वो बहुत सम्मानजनक हार है। हम तो उसे कहते हैं कि 12,000 से जहाँ पिछला प्रत्याशी हारा हो, मात्र 2500 से हार हुई है। मैं समझता हूँ 2500 महज 2500 का जिक्र हो रहा है यहाँ, तो कहानी कुछ और है। वसीम साहब प्लीज जल्दी से क्विक रिएक्शन, फिर उमा जी के पास जा रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो मैं सुरेंद्र जी से कहूंगा कि आप बागेश्वर की भारतीय जनता पार्टी की जीत को स्वीकार न करके बागेश्वर की जनता का और जनादेश का अपमान कर रहे हैं। आप बड़े खुले दिल से मानिए ना कि मैं जनादेश का स्वीकार करता हूँ। अरे आप में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि जनता के सीधे दिए हुए आदेश को आप नहीं मानना चाहते, आप उसको अपमान कर रहे हैं। तो ये आपकी आदत का हिस्सा है। जब जीत जाते हैं तो सब ठीक होता है। हमें बिल्कुल हिम्मत नहीं है, कभी सरकार जो है हमें बिल्कुल हिम्मत नहीं है, ये बात सही है। अरे भाई, क्योंकि जिस हिम्मत से आप सरकारों को तोड़ते हैं, हम जिस हिम्मत के साथ आप दल बदल कराते हैं, जिस हिम्मत के साथ रात के 2 बजे आप चार्टर प्लेन लाके नोटों के बोरों को बांटते हैं, उतनी हिम्मत हम वाकई नहीं दिखा सकते। ये सच्चाई है। जनता आशीर्वाद देती है, हमारे पक्ष में क्या आप स्वागत कीजिए, आपके पक्ष में हम स्वागत करेंगे। जनता तो जनार्दन है भाई, तो जनता के आदेश का सम्मान करिए। इस प्रकार से कह करके कि अब वो नहीं मानते, सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया, वो केवल अपनी खींच मिटाना है और जनादेश का अपमान करना है, जो कांग्रेस करती है हमेशा, और अब फिर किया जा रहा है। मेरा ये कहना है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, जो 2500 या 2800, ठीक है, बहुत बड़ा अंतर आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैंने बताया ना आपसे, मत अंतर भी कम है, निश्चित तौर पर पहले से कम है। जो गणित है, और दूसरी ओर जो मत प्रतिशत पड़ा है मतदान का, वो भी कम हुआ है, वो भी हमारे सामने है। कुल मिलाकर जो स्थितियां मैंने बताई, पहले अग्रवाल जी, ये बात तो वसीम साहब की सही है। लोकतंत्र में तो 2 हो 4 हो, 4 वोट से भी विधायक बने उत्तराखंड में, वो तो आप भी सर, अगर विधायक ना भी बने तो सरकार तब भी बना लेते हैं। हाँ। इनकी हिम्मत को आपको दाद देना चाहिए। जन आदेश का सम्मान तो करना इन्होंने सीखा ही नहीं। हमको कह रहे हैं जन आदेश का सम्मान करना चाहिए। हाँ। अरे वजीर साहब, अच्छा, जरा चुपके से 2 लाइन प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को, विजय वर्गीय जी को लिख के भेज दिए कि जन आदेश का सम्मान करना सीखें। महाराष्ट्र में सीखें, अरुणाचल में सीखें। अग्रवाल सर, वो बहस भटक जाएगी, वो बहस भटक जाएगी। अग्रवाल सर, एक मिनट, मैं उमा जी के पास जाऊं, एक बात प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को, विजय वर्गीय अग्रवाल सर, जन आदेश का सम्मान, अग्रवाल जी मंत्र आप जरूर दीजिए। अग्रवाल जी, एक मिनट, विषय भटक जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अग्रवाल जी, अगर मगर किंतु परंतु, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी अगर सहयोग दे देती और समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं उतारती, देखिए, तो फिर कुछ हो सकता था कि नहीं? ये चुनाव गठबंधन लड़के नहीं लड़ा गया। हर पार्टी की अपनी नीति कार्यक्रम। सर, ये कौन सी नीति थी कि समाजवादी पार्टी वहां प्रत्याशी उतार रही है? मिलकर लड़ेंगे, आने दीजिए समय, आने दीजिए। नहीं, अग्रवाल सर, ये मेरी समझ से तो परे है कि समाजवादी पार्टी वहां का प्रत्याशी उतार रही है। तिलक जी देखिए ना, जिस एनडीए को इन्होंने तोड़ के फेंक दिया था, जिनको 5 साल बिल्कुल पूछा नहीं, उस एनडीए की बैसाखियों की जुट प्रधानमंत्री जी को हो गई। अग्रवाल सर, मैं आपसे कह रहा हूं, आप मेरी बात को घुमा रहे, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, उसको भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी उतारने का मतलब क्या था वहां? क्या बात है तिलक जी, आज तो बड़ा प्यार, आज हमसे ज्यादा प्रेम हो रहा है आपका। नहीं, मोहब्बत तो पुरानी है सर, मोहब्बत कैसे भूल जाऊंगा? मोहब्बत तो आपसे पुरानी है सर। सम्मान की बात करिए ना, आज हमसे ज्यादा प्यार है। चलिए, आपका प्यार सलामत रहे। 2024 में हम इनको। अग्रवाल सर, आपसे तो बहुत पुरानी मोहब्बत है, पुरानी मोहब्बत कैसे छोड़ दूंगा? तिलक भैया, तिलक भाई साहब, माननीय तिलक जी, आप बेशक आज बेशक आप हम पे कंजूसी कर लीजिए, कोई बात नहीं, आपकी मोहब्बत मिलेगी 2024 में। अग्रवाल सर, मैं तो सिर्फ लॉजिकल सवाल पूछ रहा था। खैर, उमा जी बैठी है, देखिए थोड़ा इंतजार वजीर साहब से। एक मिनट, जिस थ्योरी का जिक्र वसीम साहब कर रहे थे, मैं उसी थ्योरी पर आता हूं। उदाहरण के तौर पर यह कह रहे हैं कि यह जनादेश का सम्मान है, तो फिर मुझे एक बात बताइए, उमा जी के फैक्ट्स में आपके सामने रख रहा हूं। नोटा, नन ऑफ अबाउ, ठीक, बटन कितना दबा? 1257। जनता ने कहा ना, कोई चेहरा नहीं। मेरी बात को समझिएगा, बहुत गंभीर सवाल है। जनता को कोई चेहरा पसंद नहीं आया, 1200 से ज्यादा नोटा दबे। ठीक, पहली बात। अब उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी, अगर मैं सही हूं तो अर्जुन कुमार, उनको करीब 850 और जो समाजवादी पार्टी 650 वोट उसे भी मिले।
मैं इसलिए ये विषय ये है उमा जी, ये समझ रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल तिलक जी, देखिए मैंने पहले भी कहा कि इस समय अब तक धामी जी के घर की घंटियां अमित शाह जी ने ढंढना दी होंगी कि भाई 24 का चुनाव सामने है, तुम्हारा ये सेमीफाइनल था और ये सेमीफाइनल में तुम आखिरी गेंद पे गिरते भागते कैसे होता नहीं, कई बार तो खिलाड़ी का रिपटते हुए जाता है और रिपटते हुए बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अरे बच गया, उस तरह का सब हम लोग भी राहत के सांस लेते हैं कि चलो बच गया। ये हालत आज बीजेपी की इन चुनाव में हुई है कि बिल्कुल कहते ना बिल्कुल तब बाल के बराबर ये लोग जीते हैं, हार इतनी पास से इनके होकर गुजरी है। और इस बात को अगर ये कहना चाहते हैं कि इंडिया वर्सेस एनडीए ये चुनाव था, तो मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा, हमारे निजी कारण थे, हमने चंपावत में भी खड़ा नहीं किया था। हम लोग कोई निजी कारण नहीं थे, आपके पास प्रत्याशी नहीं था। मैं कह रही हूँ, मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ। हाँ, तो बोलिए ना, आपके पास संगठन नहीं तो प्रत्याशी कहाँ से उतार देंगे आप? लेकिन हम लोग डमी कैंडिडेट पे नहीं खड़े किए तिलक जी। नहीं, आपको मदद करनी चाहिए थी, आपको वहां पर जाके मदद करनी चाहिए थी। देखिए ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही लड़ा गया, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। फाइनल कमेंट बसीर साहब, ये आंकड़ा जो था मैंने आपके सामने रखा, अगर 1250 से ज्यादा नोटा दब रहा है और उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी को 850 वोट और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कहां से उतारे, ये मैनेज नहीं कर पाए अग्रवाल जी, तो ये तो सवाल खड़ा होता है कि अगर ये मिल जाते तो फिर तो दिक्कत हो जाती बसीन साहब कि नहीं? पहली बात तो नोटा की जो बात की थी वो निश्चित तौर पर मैं उसको महत्वपूर्ण मानता हूँ। बाकी देखिए पार्टियों में यूकेडी को वोट पड़ा वो कांग्रेस को जाएगा ऐसा संभव नहीं होता, ना सिर्फ सपा के बारे में होता है, कोई वोट ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन तो नोटा की बात आपने करी है, निश्चित तौर पर मैं उसको महत्वपूर्ण मानता कि उन्होंने सिस्टम पर एक सवाल खड़ा किया है जिसमें सभी लोग शामिल हैं, तो वो हम लोगों के विचार का विषय अवश्य है। लेकिन यहाँ तक जीत का सवाल है तो बागेश्वर की जनता ने हमारे प्रत्याशी पार्वती दास को जो है वो अपना आशीर्वाद दिया है, वो जीती है और निश्चित तौर पर हम उनको बधाई देते हैं। एक बसीन साहब, अच्छा उमा जी एक छोड़िए, उमा जी तीन मोतीचूर के डिब्बे पैक करवाइए, एक भेजिए उमा जी के घर पे, इन्होंने जाके कोई मेहनत नहीं की, एक भेजिए समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर सचान साहब उनके यहां, और एक उत्तराखंड क्रांति दल, ठीक, इनको 3 डिब्बे फिक्स भेज दीजिएगा मोतीचूर के लड्डू के, ठीक बसीन साहब, जिनकी वजह से ये जीत आपको मुबारक। और जो बात अग्रवाल जी ने कही वो भी महत्वपूर्ण है कि भैया इतनी मेहनत करने के बाद चलिए ठीक, ओके उमा जी थोड़ी सी मदद कर देनी चाहिए थी, पुराने सहयोगी हैं, खैर कोई बात नहीं, वो आप लोगों का विवेक। बहुत बहुत शुक्रिया बसीन साहब आपका भी, अग्रवाल जी आपका भी, और उमा जी आपका भी। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, तो अब जीत और हार इसके कई सियासी मायने। देखिए आगे होता है क्या। कांग्रेस कह रही है कि ये लोकतंत्र की हत्या हुई, तब जाकर इन्हें जीत मिली। अब शुरुआत है आरोपों की। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।